सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के उन प्रश्नों को हम लोग शामिल करते हैं जो इकोनॉमिक्स की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अर्थात ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन होता है प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से यूट्यूब पे। और वहीं हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको देखने को मिलेगा, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, क्योंकि थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप थियरी कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक बहुत प्रकार की कंफ्यूजन में आप फंसे रहते हैं। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर जो आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, तो अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंप्लीट मैं आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स भी उपलब्ध करा रहा हूँ। मेरी खुद की हैंडराइटिंग का नोट्स है, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, आप टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं और आपको करंट की भी क्लासेस यहाँ पे मिलती है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करिए और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कि अगर ईमानदारी से सारे कंटेंट को एप्लीकेशन पे आप फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। अगर जो बात करें एडमिशन की, तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है और लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और अपने कोर्स को आप डायरेक्ट वहां से परचेज कर सकते हैं। इन केस अगर जो आप नहीं परचेज कर पा रहे हैं कोर्स एप्लीकेशन से, तो ये जो नंबर सामने आ रहा है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिलेंगे आपको। उत्तर प्रदेश में टीजीटी, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बीपीएससी, टीआरई का बैच मिल जाएगा आपको। बिहार में सेट और बिट का अलग अलग बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में सेट का बैच आपको मिल जाएगा। उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए, यूजीसी नेट के लिए, छत्तीसगढ़ सेट के लिए आपको अलग अलग बैच मिल जाएंगे। झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, DSSB, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एनबीएस, केवीएस, इन परीक्षाओं के लिए आपको बैच मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो जो लोग भी अभी तक कोर्स नहीं परचेज किए हैं, आप यथाशीघ्र परचेज करके अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन करिए। मैं एक लाइन की बात बता रहा हूँ, जितना भी कंटेंट आपको वहाँ पे दिया जा रहा है, जितना यहाँ दिया रहा है, सब कुछ फॉलो करेंगे। आप पेपर दे करके आइएगा, सारी चीज़ें आपको लगभग यहीं से देखने को मिल जाएंगी। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ। और आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि आर्थिक समृद्धि प्रायः जोड़ी जाती है। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कृष्णा दुबे जी, पुरसिंह जी, मोहित कुमार जी, नौशाद अली जी, सुनीता जी, रूपा जी, ठीक है। बहुत सारे लोग क्लास को ज्वाइन किए हैं। सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आर्थिक समृद्धि प्रायः जोड़ी जाती है। तो दोस्तों, आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि अगर कोई देश आर्थिक विकास कर रहा है या कोई देश आर्थिक समृद्धि कर रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस देश में मांग और पूर्ति, ठीक है, उस देश में वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि हो रही है और वस्तुओं की पूर्ति में भी वृद्धि हो रही है, अर्थात उत्पादन में भी वृद्धि हो रहा है। तो जब मांग और पूर्ति दोनों तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, तो किस स्थिति में बढ़ेगा? ये मांग कब बढ़ेगा? मांग तभी तो बढ़ेगा ना, जब लोगों के पास पैसा होगा। तो आसान भाषा में समझिएगा इस बात को कि आर्थिक समृद्धि जो जोड़ी जाती है
ये मुद्रास्फीति से जोड़ी जाती है। और मुद्रास्फीति को इकोनॉमिक्स की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? महंगाई बोलते हैं, महंगाई बोलते हैं। और महंगाई को ही महंगाई हम लोग किसे बोलते हैं? जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में महंगाई आ गई है, ठीक है ना। तो मुद्रास्फीति क्या होता है? मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है कि जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, अर्थात जब महंगाई आती है तो उसे ही मुद्रास्फीति कहते हैं। और महंगाई क्यों आती है? महंगाई तब आती है जब वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है, और जितनी तेजी से मांग बढ़ रहा है उतनी तेजी से अगर जो पूर्ति में वृद्धि नहीं होगा तो वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो हम कहेंगे कि महंगाई आ गई है, और महंगाई आ गई है तो मुद्रास्फीति आ गई है। और मुद्रास्फीति कहा जाता है कि अगर जो कोई देश विकास कर रहा है या समृद्धि कर रहा है तो वहां पे मुद्रास्फीति का, थोड़ा बहुत मुद्रास्फीति का होना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि अगर थोड़ी बहुत मुद्रास्फीति है तो वो हमें ये बताएगी कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि हो रही है और उत्पादन अर्थात पूर्ति में भी वृद्धि हो रही है। तो जब आर्थिक समृद्धि तभी होगा जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग और पूर्ति बढ़ेगी, अर्थात उत्पादन का स्तर बढ़ेगा। जब उत्पादन का स्तर बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है, और जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है तो हम ये कहेंगे कि देश विकास के पथ पे अग्रसर है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि निम्नलिखित में से किसे सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है? सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है, क्या होगा भाई? सांकेतिक मुद्रा किसे कहा जाता है? देखिए, जो भी आपको जानकारी चाहिए क्लास में आप लोग क्यों इंटरप्ट करते हैं? ये नंबर आप लोगों के लिए ही दिया गया है। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी हो तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, सांकेतिक मुद्रा किसे कहते हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, सांकेतिक मुद्रा को हम लोग पत्र मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। किस मुद्रा से जानते हैं? पत्र मुद्रा के नाम से जानते हैं, या इसे प्रतिनिधि मुद्रा बोलते हैं। इसे प्रतिनिधि मुद्रा बोलते हैं, इसे प्रतिनिधि मुद्रा बोलते हैं, ठीक है। तो पत्र मुद्रा या प्रतिनिधि मुद्रा का मतलब क्या होता है? तो इसका आंतरिक और बाह्य मूल्य समान नहीं होता है, ठीक है। ये जो मुद्राएं होती हैं इसका आंतरिक व बाह्य मूल्य बराबर नहीं होता है, बाह्य मूल्य बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं होता। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ आंतरिक व बाह्य मूल्य बराबर नहीं होता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि आंतरिक मूल्य व बाह्य मूल्य कब बराबर होता है। तो जैसे मान लीजिए कि 5 रुपए के सिक्के हैं, तो 5 रुपए का सिक्का है, और अगर जो उसे हम पिघला रहे हैं और उससे जो धातु निकल रही है उसकी भी कीमत 5 ही रुपए की है, तो हम कहेंगे कि इन 5 रुपए का जो सिक्का है इसका आंतरिक और बाह्य मूल्य दोनों बराबर है। लेकिन पत्र मुद्रा या प्रतिनिधि मुद्रा, जिसे सांकेतिक मुद्रा भी कहा जाता है, इसका आंतरिक और बाह्य मूल्य बराबर नहीं होता है। जैसे 500 रुपए की नोट है, 500 रुपए की नोट है, तो 500 रुपए की नोट को आप जलाएं चाहे पिघलाएं, वो 500 के बराबर आपको वैल्यू नहीं देगी, ठीक है। तो 500 रुपए की जो नोट होती है उसकी आंतरिक और बाह्य वैल्यू जो होती है वो बराबर नहीं होती है। तो इस बात को समझिएगा कि सांकेतिक मुद्रा, जिसे हम लोग पत्र मुद्रा भी बोलते हैं या जिसे प्रतिनिधि मुद्रा बोलते हैं, इस मुद्रा की आंतरिक व बाह्य मूल्य बराबर नहीं होता है। जैसे कि 500 रुपए की नोट को अगर जो आप पिघलाएंगे या इसे आप जला करके किसी और फॉर्म में परिवर्तित करना चाहेंगे तो वो होगा ही नहीं, अर्थात इसका आंतरिक व बाह्य मूल्य बराबर नहीं है। तो सांकेतिक मुद्रा को हम पत्र मुद्रा भी बोलते हैं और प्रतिनिधि मुद्रा भी बोलते हैं, और इसका आंतरिक और बाह्य मूल्य बराबर नहीं होता है। और जो धात्विक सिक्के होते हैं ना, जैसे 5 रुपए का सिक्का हो गया, 1 रुपए का सिक्का हो गया, ये क्या होता है? इसके आंतरिक और बाह्य मूल्य बराबर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पहले 1 रुपए के जो सिक्के होते थे ना, वो बहुत मोटे मोटे आते थे, लेकिन उससे क्या हो रहा था कि 1 रुपए के सिक्के बांग्लादेश में चले जाते थे कैसे भी करके, और वहां पे क्या होता था कि उसी 1 रुपए के सिक्के से वो ब्लेड तैयार कर देते थे। 1 रुपए में वो 5 ब्लेड 7 ब्लेड तैयार कर देते थे। तो उसके बाद जब आरबीआई ने और सरकार ने ये देखा तो 1 रुपए के
जो सिक्के हैं उसमें जो धातु लगाई जाती है उसकी धातु की मात्रा को कम कर दिया। इसीलिए आपने देखा कि अब 1 रुपए के सिक्के जो होते हैं वो अपेक्षाकृत छोटे और कम मोटे होते हैं, अर्थात पतले होते हैं। अगला प्रश्न कि एक प्रतिबंधात्मक मौद्रिक राजकोषीय नीति एक अच्छा रास्ता है। प्रतिबंधात्मक मौद्रिक राजकोषीय नीति एक अच्छा रास्ता है। किसका अच्छा रास्ता है भैया, किस लिए अच्छा रास्ता है? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार से नीचे रहने की स्थिति में होने वाले किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, ठीक है ना। तो अगर जो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार का मतलब क्या होता है कि हम अपने प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग करके उत्पादन को अधिकतम कर चुके हैं, अब इससे उत्पादन और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब मात्रात्मक प्रतिबंध लगाया जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में आरबीआई जो होगा वो मुद्रा की पूर्ति को कम कर देगा। अब मुद्रा की पूर्ति को कैसे कम करेगा, तो आपको पता ही होगा, बैंक दर होता है, रेपो रेट होता है। तो जब मुद्रा की पूर्ति को कम करेगा तो ऐसी स्थिति में लोगों की क्या हो जाएगी, क्रय शक्ति कम हो जाएगी। क्रय शक्ति कम हो जाएगी तो लोग मांग भी कम करेंगे, और मांग कम होगा तो उसी के अनुसार पूर्ति भी होगा। तो ऐसी स्थिति में महंगाई से निपटा जा सकता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि किन्स के तरलता पसंदगी सिद्धांत के अनुसार वेग बढ़ता है जब, किन्स के तरलता पसंदगी सिद्धांत के अनुसार वेग कब बढ़ता है, ठीक है। किन्स साहब की पुस्तक क्या थी, जनरल थियरी थी ना, उसमें उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि मुद्रा की मांग लोग 3 कारणों से करते हैं। मुद्रा की मांग लोग 3 कारणों से करते हैं। जैसे हम आपसे ये पूछे कि आप मुद्रा की मांग क्यों करते हैं, आप नोट व सिक्के की मांग क्यों करते हैं, क्यों चाहते हैं, तो आप कहेंगे जी सर जी हम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना चाहते हैं। लेकिन ये बात चूंकि 3 सैकड़ों साल पहले कहते हैं तो उन्होंने एक अलग अवधारणा बताई। उन्होंने कहा कि जो लोग होते हैं ना वो मुद्रा की मांग 3 कारणों से करते हैं। पहला कारण बताया कि लोग मुद्रा की मांग लेन देन के लिए करते हैं। लोग मुद्रा की मांग किस लिए करते हैं, लेन देन के लिए, लेन देन उद्देश्य के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि लोग मुद्रा की जो मांग होता है ना वो पूर्वोपाय उद्देश्य के लिए करते हैं। पूर्वोपाय उद्देश्य, जिसे उन्होंने क्या बोला, जिसे उन्होंने वर्षा दिवस बोला, जिसे क्या उन्होंने बोला, वर्षा दिवस। तो वर्षा दिवस, तो लोग पहली बात उन्होंने कहा कि लोग मुद्रा की मांग वस्तुओं और सेवाओं की लेन देन के लिए करते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि लोग पूर्वोपाय उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग करते हैं। पूर्वोपाय उद्देश्य का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए वर्तमान में लोग इनकम कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में एक समय ऐसा भी आ सकता है जब आपकी आय और जब आप आय अर्जित न कर पाए, अर्थात आपकी इनकम जो है वो शून्य हो जाए। तो ऐसी स्थिति में लोग पूर्वोपाय उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग करते हैं ताकि भविष्य में आने वाली कठिनाइयों से निपटा जाए। और मुद्रा की मांग तीसरे कारणों से लोग करते हैं, किस लिए, सट्टा के लिए, ठीक है। सट्टा खेलने के लिए लोग मुद्रा की मांग करते हैं और इसे ही इन्होंने सट्टा उद्देश्य, और इन्होंने ही इसे मुद्रा का अनोखा क्रांतिकारी तत्व कहा, अनोखा क्रांतिकारी तत्व कहा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सबका उत्तर ठीक है। तो ब्याज दर बढ़ती है, यही को तो ये कहते हैं ना किन साहब कि जब ब्याज की दर कम होती है ना तो लोग बॉन्ड अपने पास रखते हैं, लेकिन जब ब्याज की दर में वृद्धि होती है तब लोग अपनी मुद्रा की मात्रा को बाहर निकालते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला कि निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक ऊपरी व्यय का उदाहरण है, सामाजिक ऊपरी व्यय का कौन सा उदाहरण है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। चलिए क्या उत्तर आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक ऊपरी व्यय का उदाहरण है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए बी, काफी विविधता आ रही है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, तो देखिए वे ऊपरी व्यय में वे आधारभूत सेवाएं शामिल होती हैं जिनके बिना प्राथमिक, द्वितीयक
और तृतीयक उत्पादक क्रिया नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, विद्यालय, जो विद्यालय है ना ये सामाजिक ऊपरी व्यय है। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। संचार हाँ, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि विद्यालय, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि सामाजिक ऊपरी व्यय का उदाहरण कौन सा है, तो विद्यालय है। जब विद्यालय बनेगा तो शिक्षा का विकास होगा, शिक्षा का विकास होगा तो मानव का विकास होगा, मानव का विकास होगा तो इससे देश में उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी तो देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि पैमाने के अमितव्ययताएं संबंधित है। अरे भाई टेस्ट भी बता दूंगा, इतना आप लोग क्यों कमेंट कर रहे हो, टेस्ट का रिजल्ट भी बता दूंगा, परेशान ना होइए, है ना। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि पैमाने की मितव्ययताएं संबंधित है। पैमाने की मितव्ययता किससे संबंधित है भाई, तो अब यहाँ पे आपको याद आना चाहिए किसकी, आर्थर यंग साहब की। किसकी याद आनी चाहिए, आर्थर यंग की आपको याद आनी चाहिए। आर्थर यंग साहब कहते हैं कि भैया जो जो फर्म होते हैं ना वो आंतरिक मितव्ययता और बाह्य मितव्ययता के साथ साथ वास्तविक आंतरिक मितव्ययता के कारण लाभ अर्जित करते हैं। अब आंतरिक मितव्ययता क्या होता है, तो आंतरिक मितव्ययता का मतलब ये होता है कि कोई एक फर्म है या कोई एक कंपनी है, जिससे साबुन बनाने वाली फर्म मान लीजिए लाइफ बॉय है, तो लाइफ बॉय एक कंपनी है ना। लाइफ बॉय क्या है, लाइफ बॉय एक कंपनी है। तो लाइफ बॉय कंपनी अगर जो अपने अंदर सुधार करे, श्रमिकों की मात्रा को बढ़ाए, टेक्नोलॉजी को बेहतर करे, ठीक है अपनी पूंजी की निवेश की मात्रा को बढ़ाए, और इस कारण से जब उसके लाभ में वृद्धि होगी तो उसे आंतरिक मितव्ययता बोलेंगे। और बाह्य मितव्ययता का मतलब क्या होता है कि जब एक उद्योग में कोई नई फर्म एंट्री करती है, जब एक उद्योग में नई फर्म एंट्री करती है तो नई फर्म एंट्री करने के कारण जब पुराने फर्मों को लाभ होता है तो उसे बाह्य मितव्ययता बोलते हैं। और इसकी अवधारणा आर्थर यंग साहब के द्वारा दी गई थी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निकृष्ट वस्तुओं की दशा में आय प्रभाव कैसा होता है। निकृष्ट वस्तुओं के संदर्भ में आय प्रभाव कैसा होता है, चलिए भाई कमेंट करके बताइए। निकृष्ट वस्तुएं या गिफिन वस्तुएं, तो ये क्या होती है भैया, निकृष्ट वस्तु या गिफिन वस्तु क्या होता है। तो गिफिन वस्तु क्या होता है, तो गिफिन वस्तु ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तु होती है, गिफिन वस्तु ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तु होती है जहां पे बाजार का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, बाजार का नियम क्या बताता है, बाजार का नियम हमें ये बताता है कि जब लोगों की आय में वृद्धि होती है ना तो लोग वस्तुओं की मांग को भी बढ़ा देते हैं। यही तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि जब आय में वृद्धि होती है तो लोग वस्तुओं की मांग को भी बढ़ा देते हैं। लेकिन गिफिन वस्तुएं ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तु होती है जहां भी लोगों की आय में वृद्धि होती है तो लोग वस्तुओं की मांग को बढ़ाते नहीं है, लोग वस्तुओं की मांग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, उदाहरण के तौर पे मिट्टी का तेल, तो आपने देखा होगा आज से 30-40 साल पहले आपने देखा होगा कि घर में रसोई पकाने के लिए लोग स्टोव का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, घर में उजाला करने के लिए लोग लैंप का इस्तेमाल करते थे और उसमें मिट्टी का तेल डाला जाता था। लेकिन जब हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे करके आगे बढ़ी तो लोगों की आय में वृद्धि हुई, और जब लोगों की आय में वृद्धि हुई तो लोगों ने स्टोव पे खाना बनाना बंद करके रसोई गैस की मांग प्रारंभ कर दी। तो ऐसी स्थिति में जब लोगों की आय बढ़ी ना तो लोग मिट्टी के तेल अर्थात केरोसिन ऑयल की बात कर रहा हूँ, केरोसिन आयल की मांग को लोग बढ़ाए नहीं। जब अर्थव्यवस्था में लोगों की आय बढ़ी वो लोग केरोसिन आयल की मांग में कमी कर दिए और इसकी जगह पे वो लोग क्या करने लगे, रसोई गैस का इस्तेमाल करने लगे। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि ऋणात्मक होता है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एंजिल वक्र से संबंधित है। खूबसूरत सा प्रश्न है, एंजिल साहब आ गए। अब एंजिल साहब देखिए एक जर्मन अर्थशास्त्री थे, ठीक है ना। एंजिल साहब कौन थे, ये एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। थोड़ा आराम से करिए इस प्रश्न को। तो एंजिल साहब एक जर्मन अर्थशास्त्री थे।
कहाँ के थे ये एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक समूह को लिया, ठीक है, लोगों के समूह को लिया। इन्होंने लोगों के समूह को लिया। इन्होंने क्या किया, लोगों के समूह को लिया। और लोगों के समूह में, लोगों के समूह को लेकर के उन्होंने ये बताया कि जब इन लोगों की आय बढ़ रही है ना, जब इन लोगों की आय में वृद्धि हो रही है तो इनका व्यय 3 तरीके से परिवर्तित हो रहा है। तो पहला उन्होंने ये बात किया, कहा कि जितनी तेजी से लोगों की आय बढ़ रही है ना, उतनी तेजी से लोग अपने उपभोग व्यय को नहीं बढ़ा रहे। ठीक है, उपभोग व्यय को नहीं बढ़ा रहे। उपभोग व्यय मतलब खाद्यान्न पे होने वाला व्यय। उपभोग व्यय मतलब खाद्यान्न पे होने वाला व्यय। खाद्यान्न पे होने वाला मतलब दाल चावल रोटी सब्जी, मतलब जो खाने वाली वस्तुएं हैं। दूसरी तो पहली कंडीशन तो ये बता दिया। दूसरी कंडीशन में उन्होंने ये बताया कि जितनी तेजी से लोगों की आय बढ़ रही है ना, समान अनुपात में लोग व्यय को बढ़ा रहे हैं। किस पे, किस पर? तो दूसरी कंडीशन में बताया कि कपड़े पर होने वाला व्यय और मकान पे होने वाला व्यय जो है वो स्थिर है। कपड़ा और मकान पे होने वाला जो व्यय है वो स्थिर है। मतलब जितनी तेजी से लोगों की आय में वृद्धि हो रही है, उतनी ही तेजी से लोग कपड़ा और मकान पे भी व्यय को बढ़ा रहे हैं, अर्थात कपड़ा और मकान पे होने वाला व्यय स्थिर है। और तीसरी कंडीशन में इन्होंने ये कहा कि जितनी तेजी से लोगों की आय में वृद्धि हो रही है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से लोग खर्च किस पे कर रहे हैं, व्यय किस पे कर रहे हैं? मनोरंजन पे या शिक्षा पे। मनोरंजन और शिक्षा पे लोग जितनी तेजी से आय अर्जित कर रहे हैं, उससे ज्यादा पैसा लोग मनोरंजन और शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थियरी है कि एंजेल साहब एक जर्मन अर्थशास्त्री थे और इन्होंने अपने देश में लोगों के एक समूह को लिया और लोगों के एक समूह को लेते हुए उन्होंने इन लोगों के आय का अध्ययन किया कि जब इन लोगों की आय में वृद्धि हो रही है ना, तो ये अपने व्यय को 3 तरीके से समेकित कर रहे हैं। पहला, जितनी तेजी से इन लोगों की आय बढ़ रही है, उतनी तेजी से भोजन पर होने वाला व्यय नहीं बढ़ रहा है। मतलब जितना तेजी से आय बढ़ रहा है उस अनुपात में भोजन पे होने वाला व्यय कम है। और जाहिर सी बात है, सही है भाई, लाखों रुपए आप कमाने लगेंगे तो भी रोटी चावल दाल ही तो खाएंगे ना। उसके बाद दूसरी कंडीशन में जितनी तेजी से आय बढ़ती है उतनी तेजी से व्यय बढ़ता है, किस पे? कपड़ा पर और मकान पे। और तीसरी कंडीशन में जितनी तेजी से आय बढ़ती है उससे ज्यादा तेजी से व्यय बढ़ता है मनोरंजन और शिक्षा पे। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि सर जी आय उपभोग वक्र, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, मतलब ये आय से संबंधित है। बिक्री अधिकतमीकरण मॉडल प्रतिपादित किया गया। बिक्री अधिकतमीकरण, एक अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने ये कहा कि देखिए भैया, हमें लाभ को अधिकतम नहीं करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हमें लाभ पर फोकस नहीं करना चाहिए, हमें लाभ अधिकतम करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें लाभ अधिकतम करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें वस्तुओं को ज्यादा बेचना चाहिए, हमें वस्तुओं का विक्रय ज्यादा करना चाहिए। अगर जो विक्रय वस्तु का ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि लाभ ज्यादा हो जाएगा। तो ये बात किसने कही थी? तो ये बात जो कही गई थी वो ऑप्शन नंबर सी, जितने लोग भी बोल रहे हैं बॉमल साहब के द्वारा, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो याद रखिएगा कि बिक्री अधिकतमीकरण मॉडल प्रतिपादित किया गया तो बॉमेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया। और बॉमेल ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक जो फर्म होता है ना, उसे ज्यादा वस्तुओं को बेचने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, उसे अधिकतम लाभ कमाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बॉमेल ने क्या बोला? अधिकतमी बिक्रीकरण मॉडल के अंतर्गत बॉमेल ने क्या बोला कि देखिए, जो फर्में होती है ना, उनको अपने लाभ को अधिकतम करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, उन्हें अपने विक्रय को ज्यादा करना चाहिए, अब वस्तुओं को ज्यादा बेचना चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा वस्तुएं बिकेंगी तो ऑटोमेटिकली लाभ जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो ये बात बॉमेल के द्वारा कहा गया, ऑप्शन नंबर सी, आसान सी बात है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के मध्य सुस्पष्ट अंतर का आधार क्या है? बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है ये। थोड़ा आराम से करिए, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, कृष्णा दुबे जी, ललिता जी, ब्रजेश जी,
ठीक है, छोटे लाल गौतम जी, तस्नीम जी, सुनीता गुप्ता जी, मोहम्मद साहिद जी, कुमार चक्रवर्ती जी, नौशाद अली जी, ललिता साक्य जी, कृष्णा दुबे जी, दीपिका जी, ठीक है, पंगाली जी, ललिता साक्य जी, सभी लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है? तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ एक बार सुन लेंगे, जिंदगी में कभी आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को भूलेंगे नहीं। देखिए ये जो आर्थिक समृद्धि होता है ना, ये विकसित देशों में देखने को मिलता है, जैसे कि अमेरिका है, जैसे कि इंग्लैंड, जैसे कि कनाडा है। तो आर्थिक समृद्धि विकसित देशों में देखने को मिलता है। और आर्थिक समृद्धि कब कही जाएगी? जब उस देश की राष्ट्रीय आय, उस देश की राष्ट्रीय आय, उस देश की प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, उस देश की प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, और उस देश की तकनीकी, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उस देश की तकनीकी का विकास हो, उस देश की टेक्नोलॉजी का विकास हो। जैसे हम कहते हैं ना अमेरिका विकसित राष्ट्र है, तो क्यों विकसित राष्ट्र है? इसलिए है क्योंकि अमेरिका बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में भारत की अपेक्षा विकसित है। ठीक है, आज भी हम लोग उच्च उपकरण जो है या उच्च तकनीकी जो है वो अमेरिका से ही मंगाते हैं। ठीक है, या तो अमेरिका से मंगाते हैं, नहीं तो रूस से मंगा लेते हैं। तो आर्थिक समृद्धि विकसित देश करेंगे। तो आर्थिक समृद्धि का मतलब ये होगा कि राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय और तकनीकी, इन सब में क्या हो रहा है? सतत रूप से परिवर्तन हो रहा है। लेकिन आर्थिक जो विकास होगा वो विकासशील देश में होगा। कहाँ पे होगा? विकासशील देश में होगा। जैसे कि भारत है, तो भारत आर्थिक विकास करेगा। और आर्थिक विकास एक बड़ी अवधारणा है। इसमें भी क्या होता है? इसमें भी राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, इसमें भी सतत रूप से आपके देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, इसमें भी सतत रूप से आपके देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। लेकिन एक जो मेजर अंतर होता है वो ये होता है कि मानव कल्याण में वृद्धि होती है। यहाँ पे मानव कल्याण में क्या होता है? वृद्धि होता है। मानव कल्याण में वृद्धि होता है। बुनियादी ढांचा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन भी बेहतर होता है। बुनियादी ढांचा भी बेहतर होता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ये सब क्या होता है? बेहतर होता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर जी ये मानव कल्याण इस वाले में क्यों नहीं थी? आर्थिक समृद्धि जो देश करता है क्या उसके कल्याण में वृद्धि नहीं होती है? तो भाई वो ऑलरेडी अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली सबको सुदृढ़ कर चुके हैं। तो उनके बेसिकली मानव कल्याण और शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन उनका नहीं देखा जाता है। लेकिन जो विकसित राष्ट्र होते हैं उनका देखा जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि जीवन में गुणात्मक परिवर्तन, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। समृद्धि का मतलब तकनीकी से है और विकास का मतलब मानव के कल्याण में वृद्धि से है। ऑप्शन नंबर सी। अगला, एक सेकेंड, ठीक है, अगला प्रश्न है क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक लाइन में बताऊंगा, पूरी जिंदगी भर आपको याद रहेगा। चलिए, क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है? इजी सी बात है, बढ़िया सी बात है, खूबसूरत सी बात है। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब ये होता है ना भैया कि जब सरकार अपने आय में वृद्धि करता है, सरकार जब व्यय में वृद्धि करता है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करता है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि से निजी व्यय में कमी आना, निजी व्यय में कमी आना। तो याद रखिएगा कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है? तो सरकार जब अपने व्यय को बढ़ाती है, तो जब सरकार अपने व्यय को बढ़ाएगी तो सरकार को आय भी तो चाहिए ना। सरकार जब अपने व्यय को बढ़ाएगी, मान लीजिए 50,000 करोड़ रुपए भारत सरकार कल्याणकारी योजना पे डालती है, परिवहन पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे सरकार 50,000 करोड़ रुपए डालती है, तो सरकार को इनकम की भी तो जरूरत है ना। तो सरकार आय अर्जित करने के लिए कर की दर को बढ़ा देगा, और जब कर की दर को बढ़ा देगा तो जाहिर सी बात है कि जो निवेशक अपने पैसे को निवेश कर रहे थे,
अब उसका कुछ भाग वो टैक्स के रूप में सरकार को दे देंगे, और जब टैक्स के रूप में दे देंगे सरकार को तो निजी निवेश में क्या आ जाएगी, व्यक्तिगत निवेश में कमी आ जाएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के फलस्वरूप निजी व्यय में कमी आना। ठीक है, अर्थात सरकार जब अपने व्यय को बढ़ाएगी तो सरकार को आय भी तो चाहिए, और जब सरकार को आय चाहिए तो सरकार कर की दर बढ़ाएगी, और सरकार जब देश की जनता से ज़्यादा कर वसूलेगी तो जो निवेशक पहले उस पैसे का निवेश कर रहे थे अब वो निवेशक उसको कर के रूप में दे देंगे। तो ऐसी स्थिति में निजी निवेश में कमी आ जाएगी। अगला प्रश्न है कि ऋण देय निधि सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर निम्नलिखित में से किसका फलन है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऋण देय निधि सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर निम्नलिखित में से किसका फलन होता है। ऑप्शन नंबर, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या बोल रहे हैं भाई, ए बी, काफी विविधता आ रही है, काफी विविधता आ रही है। चलिए भाई, ऋण देय निधि सिद्धांत किसने दिया था ये सिद्धांत, कोई कमेंट करके बताएगा मुझे कि ऋण देय निधि सिद्धांत किसने दिया था, कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले नंबर पर बिक्सेल साहब को। ठीक है, और फिर इसको जो विकसित करने का कार्य जाता है वो ओहलिन को भी जाता है, रॉबर्टसन को भी जाता है, ठीक है, और वाइनर को भी जाता है। ओहलिन, रॉबर्टसन और वाइनर। ठीक है, ओहलिन, रॉबर्टसन, ठीक है, और जेकब वाइनर। चलिए बताइए भाई क्या उत्तर आ रहा है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ठीक है। और इस सिद्धांत में क्या कहा गया, ऋण देय निधि सिद्धांत में क्या कहा गया, ऋण देय निधि सिद्धांत में क्या कहा गया, तो ये सिद्धांत ये कहता है कि ब्याज दर ऋण योग्य राशियों की मांग एवं पूर्ति पर निर्भर करती है। अर्थात जो ब्याज की दर होती है ना, ब्याज दर ऋण योग्य राशियों के मांग व पूर्ति पर निर्भर करती है, मांग व पूर्ति पर निर्भर करती। तो अब एक लाइन की बात को ध्यान से समझ लीजिएगा कि ऋण देय निधि सिद्धांत किसने दिया था, तो भैया बिक्सेल ने दिया था। बिक्सेल के साथ साथ आप ओहलिन, रॉबर्टसन और वाइनर को भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसमें यह कहा गया कि देखिए भैया ऋण देने के लिए एक कोष बनाइए, ठीक है, और ऋण की मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे आप ब्याज दर को परिवर्तित कर दीजिए। अगर जो ऋण मांगने वाले लोगों की, अर्थात अगर जो अर्थव्यवस्था में ऋण की मांग ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में आप ब्याज दर भी ज़्यादा वसूलिए। ठीक है, ब्याज दर आप ज़्यादा वसूलिए। और दूसरी बात, अगर जो ऋण कम है, अगर जो ऋण की मांग कम हो रही है तो आप सस्ता ब्याज दीजिए, अर्थात ब्याज की दर कम लीजिए। ठीक है, सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बोल रहे हैं कि ये किसका फलन हो जाएगा, ये निवेश का भी हो जाएगा, मुद्रा के अपसंचय की इच्छा का भी हो जाएगा, और मुद्रा की मात्रा का भी हो जाएगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं उपरोक्त सभी ए बी सी सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। अगला कि वैगनर की परिकल्पना संबंधित है, वैगनर की परिकल्पना, छोटा सा प्रश्न है भाई। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? तो उन वैगनर साहब ने ये कहा कि जैसे जैसे राज्य का क्रियाकलाप बढ़ेगा, जैसे जैसे राज्य का विकास होगा, जैसे जैसे राज्य का आर्थिक विकास होगा, वैसे वैसे उस राज्य में क्रियाकलाप बढ़ेगा, उस राज्य का क्रियाकलाप बढ़ेगा। और जब क्रियाकलाप बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा
कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की पूर्ति में भी वृद्धि होगी, अर्थात मांग व पूर्ति दोनों बढ़ेगा। जब मांग व पूर्ति दोनों बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में देश में उत्पादन का स्तर बेहतर होगा। जब उत्पादन बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, और जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो देश क्या होगा, विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा, सार्वजनिक व्यय से। तो वैगनर साहब ने ये कहा कि राज्य का जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा ना, वैसे वैसे राज्य की क्रियाकलाप बढ़ेगी। आर्थिक विकास जब होगा तो इससे क्रियाकलाप बढ़ेगा, अर्थात मांग बढ़ेगा और पूर्ति भी बढ़ेगा, और जब मांग और पूर्ति बढ़ेगा तो उत्पादन का स्तर बढ़ेगा, और उत्पादन का स्तर बढ़ेगा तो आर्थिक विकास क्या हो जाएगा, आर्थिक विकास प्रारंभ हो जाएगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि भुगतान संतुलन में क्या सम्मिलित होता है भाई, भुगतान संतुलन में सम्मिलित है, ठीक है, भुगतान संतुलन क्या होता है, चलिए ठीक है। तो भुगतान शेष क्या होता है, तो भुगतान शेष का मतलब ये होता है कि किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी एक देश के द्वारा विश्व के अन्य सभी देशों के साथ जो लेन देन होता है ना, उसी के व्यवस्थित विवरण को ही भुगतान संतुलन बोलते हैं, ठीक है। किसी एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ जो लेन देन होता है उसी के व्यवस्थित विवरण को ही भुगतान संतुलन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम भारत हैं, ठीक है, जैसे हम मान लीजिए कि हम क्या हैं, हम भारत हैं, ठीक है, हम मान लीजिए कि हम क्या हैं, हम भारत हैं, और भारत क्या कर रहा है, भारत भैया चीन से भी लेन देन कर रहा है, भारत चीन से भी लेन देन कर रहा है, भारत अमेरिका से भी लेन देन कर रहा है, ठीक है, भारत नेपाल से भी लेन देन कर रहा है, भारत रूस से भी लेन देन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, भारत फ्रांस से भी लेन देन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में भुगतान संतुलन का मतलब क्या होता है कि किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी एक देश के द्वारा विश्व के अन्य सभी समस्त लेन देन को ही लेन देन के विवरण को प्रस्तुत करने वाले भुगतान शेष क्या होता है, तो एक देश का भुगतान शेष उसके निवासियों या उस देश के द्वारा विश्व के अन्य सभी देशों के साथ जो लेन देन किया जाता है उसी का व्यवस्थित विवरण होता है। और इसमें दोस्तों हम लोग दृश्य एवं अदृश्य मदों को शामिल करते हैं। दृश्य मदों में क्या आता है, सेवा आता है, दृश्य मदों में क्या आता है, सेवाएं आती हैं, और अदृश्य मदों में क्या आता है, आयात और निर्यात आता है, आयात व निर्यात आता है, अदृश्य सेवाओं में आयात व निर्यात आता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अब देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए आप अगर जो एक बार थियरी पढ़ लेंगे ना तो निश्चित तौर पे जिंदगी में कभी ये प्रश्न गलत नहीं होंगे। इकोनॉमिक्स बहुत आसान है, बशर्ते आपको एक बार ढंग से अच्छे से मेहनत से थियरी पढ़नी पड़ेगी, है ना। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये बोल रहा है, ये बहुत बार पूछा गया है प्रश्न आपके पेपर में कि निम्नलिखित में से किसको विश्व की सुलभ ऋण खिड़की कहा जाता है। सॉफ्ट लोन विंडो किसे कहा जाता है भैया, सॉफ्ट लोन विंडो। इसकी स्थापना कब हुई थी, सभी लोग कमेंट करके बताइए, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका कार्य क्या है, इसे क्यों सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है या विश्व की सुलभ ऋण खिड़की कहा जाता है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन अर्थात अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 24 सितंबर 1960 में, 24 सितंबर 1960 में, ठीक है। तो आईडीए को अर्थात इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को अर्थात अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को विश्व की सुलभ ऋण खिड़की या विश्व का सॉफ्ट लोन विंडो बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये संघ जो है वो विकासशील देश या अल्प विकसित देश को ना के बराबर ब्याज दर पर ऋण प्रदान करता है ताकि ये देश अपना आर्थिक विकास कर सके। तो ये विकासशील और अल्प विकसित देशों को वित्तीय सहायता प्रोवाइड करता है ताकि ये देश अपना क्या कर सके, विकास कर सके। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा, थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर देंगे, एक सेकेंड रुक जाइएगा। हाँ चलिए, इस प्रश्न का उत्तर आप बताइए मुझे कि
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह पुष्टि करता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार उत्पादन के साधनों की गतिशीलता का स्थापन है? खूबसूरत सा प्रश्न है। चलिए भाई, क्या उत्तर आएगा भाई? किसने कहा? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, व्यापार का हेक्सर ओहलिन सिद्धांत। सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। हेक्सर ओहलिन सिद्धांत क्या बताता है? ये 2x2 मॉडल है। तो हेक्सर ओहलिन सिद्धांत के अंतर्गत हेक्सर ओहलिन ने कहा था कि दो देश आपस में व्यापार साधन भिन्नता के आधार पे करते हैं। दो देश आपस में व्यापार साधन प्रचुरता में भिन्नता के आधार पे करते हैं। जैसे मान लीजिए दो देश है, एक भारत है और दूसरा अमेरिका है। तो भारत के पास भी श्रम होगा और भारत के पास भी पूंजी होगा, लेकिन चूंकि भारत विकासशील देश है तो भारत के पास जो श्रम होगा वो ज्यादा होगा, भारत के पास श्रम ज्यादा होगा और पूंजी कम होगा। और वहीं अमेरिका जो है वो विकसित देश है, तो अमेरिका के पास श्रम कम होगा लेकिन अमेरिका के पास पूंजी ज्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों देशों को कैसे व्यापार करना चाहिए? तो जिसके पास जो साधन प्रचुर मात्रा में विद्यमान है उसी साधनों का प्रयोग करें, उसे उत्पादन करके उसका निर्यात करना चाहिए, और जो साधन कम है उसका आयात करना चाहिए। तो जैसे भारत के पास श्रम ज्यादा है तो भारत को श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके अमेरिका को निर्यात करना चाहिए, और अमेरिका के पास पूंजी ज्यादा है तो अमेरिका को पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करके भारत को निर्यात करना चाहिए। तब जाकर के दोनों देश आपस में व्यापार करके लाभ कमाएंगे। लेकिन इसके बाद लियोनतिफ साहब आ जाते हैं। तो लियोनतिफ साहब कहते हैं कि नहीं भैया, हेक्सर ओहलिन साहब आप क्या बोल करके चले गए, अमेरिका पूंजी प्रधान देश है, बट इन स्पाइट ऑफ, मतलब इसके बावजूद भी अमेरिका क्या कर रहा है, श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात कर रहा है और पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत बार अलग अलग परीक्षाओं में आपके पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। और हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे, और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिंपल सटीक साधारण भाषा में एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है ना, तब तक अलग अलग कालखंड में अलग अलग अर्थशास्त्री आते हैं। तो जब तक आप एक क्रम से पूरी इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आप हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति में विद्यमान रहेंगे। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में बिल्कुल एक क्रम से आपको कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है, अलग अलग बैच चल रहे हैं, और आपको आपके सिलेबस के अनुसार ही सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं। जैसे आपको कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, इसकी लाइव क्लास होती है। अगर जो लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, मेरी खुद की हैंडराइटिंग का मैं आपको नोट्स दे रहा हूं, ताकि आप एक तरफ थियरी पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। टेस्ट सीरीज का महत्व बहुत बड़ा होता है। टेस्ट दीजिए, देखिए, समझिए गलती कहाँ हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। अलग से आपको कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और अपने कोर्स को, जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, डायरेक्ट वहां से अपने कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स को नहीं परचेज कर पा रहे हैं, आपकी कोई भी इंक्वायरी है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं। भारत में सर्वप्रथम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो मुझे थोड़ा सा, यह प्रश्न अभी कुछ दिन पहले शायद असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, या तो असिस्टेंट टीचिंग एग्जाम में ही कहीं पूछा गया था कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि सर जी खाद्य सुरक्षा से संबंधित, तो आप लोगों को पता है ना कि सरकार क्या करती है, कि सरकार किसानों को एमएसपी भी देती है, न्यूनतम समर्थन कीमत भी देती है,
और किसान के फसलों को सरकार खरीदती है। ठीक है, चावल खरीदती है, गेहूं खरीदती है, और यही चावल और गेहूं सरकार क्या करती है, निर्धनों को बांटती है। सरकारी योजनाएं चला करके यही चावल और गेहूं सरकार निर्धनों को बांटती है, ताकि निर्धन क्या हो सके, उनको खाद्य सुरक्षा मिल सके, वो कम से कम भोजन कर सके। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य यही है कि सबको क्या किया जाए, सबको खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड किया जाए। अभी गवर्नमेंट बोल रही थी कि हम 80 करोड़ लोगों को क्या कर रहे हैं, कि गेहूं और चावल दे रहे हैं। अगला प्रश्न है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम लक्ष्य करता है। हाँ, एमपी टेट के लिए बैच मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक नीचे है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मेक इन इंडिया कार्यक्रम, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है भाई? मोदी जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी ये। कब चलाई गई थी? ये चलाई गई थी आपकी 25 सितंबर। ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा ध्यान और धैर्य से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य ये था, हाँ चलिए पहले आप बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस योजना को चलाने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाए, अर्थात जो विदेशी निवेशक हैं उनको आकृष्ट करने के लिए सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाया था। ठीक है, कि जो विदेशी निवेशक हैं वो भारत में आए, और भारत में आकर के वो क्या करें, बड़े पैमाने पे निवेश करें, और भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। ठीक है, अर्थात जब मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा तो विनियोग एवं नव प्रवर्तनों को सुविधाजनक बनाने पर काम होगा, बिल्कुल ठीक है। कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। बौद्धिक संपदा को सुरक्षित करने के लिए, ये भी ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है, ए बी सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य प्रधानमंत्री जनधन योजना का नहीं है? चलिए, अरे ठीक है, परेशान मत होइए, एप्लीकेशन पे जितने लोग भी पढ़ रहे हैं, देखिए जो टीचिंग जॉब होता है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एकदम करंट के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अभी जस्ट आज से 3 महीने पहले या 6 महीने पहले क्वेश्चन पूछ लें। इन परीक्षाओं में बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि साल भर पहले का करंट पूछ लिया, साल भर पहले की योजना पूछ ली, या 2 साल पहले की योजना पूछ ली। तो वो एप्लीकेशन पे मैं सब पढ़ाऊंगा, सरकार की जितनी भी योजनाएं 2015 से लेकर के 2024 तक जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, सभी योजनाओं को मैं पढ़ाऊंगा। और टीचिंग जॉब में मैं अगर जो बात करूं, तो जो करंट पूछे जाते हैं ना, वो अनसर्टेन होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल जस्ट 2 महीने पहले का ही करंट आपसे पूछा जाएगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि 2 महीने पहले का नहीं पूछा जा सकता है, 2-3 महीने पहले का भी पूछा जा सकता है ना। तो बात को समझिए। बाकी एप्लीकेशन पे जो लोग जुड़े हैं भैया, आपसे निवेदन है, आपसे विनती है, जितनी भी चीज़ें मैं एप्लीकेशन पे करा रहा हूँ ठीक से पढ़िए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करिए, आप निश्चिंत रहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में आपको पेपर में दिखेंगी। और मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है, बस मैं ये बात किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स में कुछ छोड़ेंगे नहीं भाई, कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। बशर्ते आपकी मेहनत अच्छी होनी चाहिए, जितना मैं कंटेंट दे रहा हूँ उतना आपको फॉलो करना चाहिए, है ना। इतना पढ़ लेंगे तो सारे प्रश्न बड़े बड़े अक्षरों में पेपर में दिखेंगे। और एक ही बात को मैं इतनी बार कराता हूँ भाई, कहाँ से प्रश्न आएगा। तो चलिए, क्या उत्तर आ रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? आदर्श वाक्य बताइए, प्रधानमंत्री जनधन योजना का आदर्श वाक्य बताइए, आदर्श वाक्य बताइए। प्रारंभ कब हुआ था ये बताइए, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी ये बता दीजिए, आदर्श वाक्य बता दीजिए, ठीक है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भी आप बता दीजिए। ये तीनों बात बताइए सर। चलिए, तो देखिए, आदर्श वाक्य है
मेरा खाता भाग्य विधाता, ये पूछा जा सकता है। मेरा खाता भाग्य विधाता, भाग्य विधाता, मेरा खाता भाग्य विधाता। प्रारंभ इसकी कब हुई थी? 28 अगस्त 2014। 28 अगस्त 2014। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि वित्तीय साक्षरता बढ़ाई जाए या लोगों को बैंकिंग से जोड़ा जाए, लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना, बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना, लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। सॉरी 15 अगस्त, सॉरी 28 अगस्त 2014 को आदर्श वाक्य की शुरुआत होती है। ये जो बात कही गई थी मेरा खाता भाग्य विधाता, ये 28 अगस्त 2014 की थी। इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 15 अगस्त को हो गया था, ठीक है ना, 15 अगस्त को हो गया था। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सुधार लीजिएगा ने, ठीक है। लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत घोषणा की थी। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि प्रत्येक ग्रामीण गरीब को बीमा सुरक्षा प्रदान करना। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये भी ठीक है। गरीबों को वित्तीय समावेश, अच्छा ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ये बीमा से संबंधित थोड़ी था। इसमें इसका तो उद्देश्य था कि लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाए अर्थात वित्तीय साक्षरता को बढ़ाया जाए। सो ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला कि नई आर्थिक नीति को अपनाने के बाद भारतीय कृषि का विकास धीमा होने का कारण क्या है? सभी लोग यार वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। शिवानी श्रीवास्तव जी, कृष्णा दुबे जी, MS जी, मीनाक्षी सैनी जी, अनीता सैनी जी, तस्नीम खान जी, भगवंती जी, सुनीता गुप्ता जी, ललिता जी, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। महिंद्रा जी, ठीक है, अनिल यादव जी, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्लास आपकी है, आप लाइक नहीं करेंगे, आप शेयर नहीं करेंगे तो करेगा कौन भाई? क्या उत्तर आ रहा है बताइए आप मुझे। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बी बोल रहे हैं, सब बी बोल रहे हैं। अच्छा चलिए देखते हैं। देखिए जब नई आर्थिक नीति आई, कब आई? 1991 में आई। तो जब नई आर्थिक नीति आई तो इसमें LPG मॉडल आया, और जब LPG मॉडल आया तो इसमें क्या किया गया? इसमें अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ दिया गया, या अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पूरा ओपन कर दिया कि भैया आप अमेरिका के हैं, रूस के हैं, चीन के हैं, जापान के हैं, किसी भी देश के हैं, आप आइए हमारे देश में अपने वस्तुओं को बेचिए और हम आपके देश में जाकर के अपने वस्तुओं को बेचेंगे। तो अब देखिए नई आर्थिक नीति को अपनाने के बाद भारतीय कृषि का विकास धीमा होने का कारण क्या है? तो धीमा होने का कारण यह है कि फसल की उपज में निम्न वृद्धि देखने को मिला। जितनी तेजी से हम लोग कीटनाशक का, उर्वरकों का और अन्य कृषि में यांत्रिकरण लेकर के आए, उस हिसाब से उपज में वृद्धि देखने को नहीं मिली। बिल्कुल ठीक है। निम्न सार्वजनिक निवेश है, बिल्कुल ठीक है। निजी निवेश में देखिए कृषि में लोग कहाँ पे निवेश कर पाते हैं? गांव से आप बिलोंग करते होंगे तो बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि कौन सी बीज लगाई जाए जिसकी उपज अच्छी हो। एक कोई मोटा सा चावल है, उसी को सन 90 से लोग रखे हुए हैं, उसी को क्या करते हैं? उसी का रोपण करते हैं और वही केवल और केवल वही चावल चल रहा है। ठीक है, चावल की बहुत सारी वेराइटियां होती हैं। तो गांव में अमूमन लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं होता है कि वो क्या कर पाए? उच्च क्वालिटी के बीज खरीद पाए। तो निवेश की कमी है, तो उच्च क्वालिटी के बीज लोग खरीद नहीं पाते हैं। तो वही सब 90 से जो घर में रखा हुआ है उसी में से निकाल करके वो लोग क्या करते हैं कि रोपण का काम करते हैं अगले सीजन के लिए। और स्थिर हरित क्रांति, जब हरित क्रांति आई तो हमने कहा कि कृषि में यांत्रिकरण हम लेकर के आएंगे। कृषि में यांत्रिकरण का मतलब क्या होता है? कृषि में यांत्रिकरण का मतलब होता है कि मानव बल और पशु बल के बजाय जब आधुनिक उपकरणों से खेती होने लगे तो हम बोलेंगे कृषि यांत्रिकरण हो गया है। जैसे कि आज से 50 साल पहले लोग खेत जोतने के लिए बैल का इस्तेमाल करते थे, खेत को सींचने के लिए लोग कुएं का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब क्या हो गया? अब कृषि में यांत्रिकरण आ गया। हालांकि पर्याप्त सफलता नहीं मिली है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि अब जो है
वो खेत को जोतने के लिए लोग क्या यूज कर रहे हैं, ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। खेत को सींचने के लिए लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पंपिंग सेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कृषि उत्पादों की निम्न फुटकर बाजार कीमतों से इसका कोई संबंध नहीं है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं 1 2 3 सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, परिशोधन कोष या सिकिंग फंड शब्द किससे संबंधित है, परिशोधन कोष या सिकिंग फंड, ठीक है। तो देखिए सिकिंग फंड या परिशोधन कोष एक तरह की निधि होती है। ये क्या होती है, एक तरह की निधि होती है जिसमें एक निर्धारित राशि रखी जाती है, जिसमें एक निर्धारित राशि रखी जाती है ताकि इस राशि से भविष्य में ऋण चुकाया जा सके। तो ये क्या होता है, सार्वजनिक ऋण से संबंधित होता है। तो याद रखिएगा परिशोधन कोष या सेविंग फंड का मतलब क्या होता है कि एक फंड ऐसा होता है जिसे इसलिए रखा जाता है कि भविष्य में किसी फंड से जो सरकार के द्वारा ऋण लिया गया है उस ऋण को सरकार चुका देगी। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। जैसे आप देखते हैं भारत रूस से ऋण लेता है, जापान से ऋण लेता है, तो भैया ऋण ले रहे हैं तो इसे वापस भी तो करना होगा। अगला, कि कौन सी समृद्धि दर हैरड के समृद्धि मॉडल में से संबंधित नहीं है। चलिए भाई, कौन सी एक समृद्धि दर हैरड के समृद्धि मॉडल से संबंधित नहीं है। अब अगर जो आपने GA = GN = GW को ठीक से नहीं पढ़ा होगा, अगर जो आप नहीं जानते होंगे कि GN क्या होता है, GA क्या होता है, GW क्या होता है, तो आप इस प्रश्नों को कैसे कर पाएंगे। ये वाली कंडीशन क्या होती है, GA जब ग्रेटर देन होता है GN के, तो ये वाली कंडीशन क्या होती है। इसमें 3-4 कंडीशन बनती है, ये सब जानना चाहिए और ये तभी आएगा जब आप अच्छे से थियरी को पढ़ेंगे। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ डी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। ये वांछित समृद्धि दर, प्राकृतिक समृद्धि दर और वास्तविक समृद्धि दर की बात बोलते हैं, और लेकिन औसत समृद्धि दर की बात नहीं बोलते हैं। और ये पूछ रहा है कौन सा संबंधित नहीं है, ठीक है। और तो जहाँ पे वांछित समृद्धि दर, प्राकृतिक समृद्धि दर और वास्तविक समृद्धि दर तीनों आपस में बराबर होते हैं, वहीं पे अर्थव्यवस्था में क्या होता है, पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान हो जाती है। पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला, कि ISLM बकरों का कटान बिंदु निर्धारित करता है। ISLM का कटान बिंदु क्या निर्धारित करता है, चलिए भाई बताइए, किसने किया था ISLM मॉडल का विकास किसने किया था, या ISLM मॉडल किसने दिया था, कोई बताएगा, कमेंट करके बताइए। ये सिद्धांत किसने दिया था, ये सिद्धांत किसने दिया था, ये सिद्धांत ISLM मॉडल किसने दिया था, हिक्स हैंसन के द्वारा ये मॉडल दिया गया था, जिसमें IS वक्र जो है वो वस्तु बाजार को बताता है। IS वक्र क्या है, वस्तु बाजार को बताता है। और LM जो है वो क्या बताता है, LM जो है वो मुद्रा बाजार को बताता है, ठीक है। और ये सिद्धांत ये बताता है कि ISLM वक्र के कटान बिंदु पर राष्ट्रीय आय एवं ब्याज दर का संयोग प्रदर्शित होगा, जिस पर वस्तु बाजार एवं मुद्रा बाजार दोनों ही संतुलन की स्थिति में विद्यमान होंगे। अगर जो आपने थियरी पढ़ी होगी तो जानते होंगे, नहीं पढ़ी होगी तो फिर आपको ये बात समझ में आ नहीं पाएगी। सच्ची बात है, ये बात अगर जो आपने इस थियरी को ठीक से नहीं पढ़ा है तो ये बात आपको समझ में आ नहीं पाएगी। लेकिन ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, राष्ट्रीय आय एवं संतुलन ब्याज की दर। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि देखिए भाई, ऐसे प्रश्नों के लिए थियरी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना थियरी पढ़े सारी चीज़ें कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है, जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं यथाशीघ्र आप एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए जो नंबर आ रहा है इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लाइव स्टडी इलाहाबाद के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, कि निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी अर्थशास्त्र में सार्वजनिक कल्याण फलन की अवधारणा को विकसित किया। सार्वजनिक कल्याण फलन की अवधारणा को किसने विकसित किया भाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कई तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं।
पूछा जाता है कि सर्वप्रथम सामाजिक कल्याण फलन की अवधारणा किसने दिया? सर्वप्रथम। तो अगर जो सर्वप्रथम की बात करेगा तो सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सर्वप्रथम वर्गर्सन ने दिया था। ठीक है, वर्गर्सन ने दिया था। विकसित किसने किया था? विकसित किसने किया था सर? विकसित किसने किया था? सामाजिक कल्याण फलन को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है बताइए? ठीक है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ठीक है, सैमुअल्सन और टिनवर्जन। सैमुअल्सन और टिनवर्जन। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि सर जी निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी अर्थशास्त्र में सामाजिक कल्याण फलन की अवधारणा को दिया? तो सैमुअल्सन ने दिया। अब कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या होता है? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत मानव के आर्थिक कल्याण का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे हम लोग पिगू को पढ़ते हैं, सैमुअल्सन को पढ़ते हैं, पेरेटो को पढ़ते हैं, काल्डोर को पढ़ते हैं, सिटोवास्की को पढ़ते हैं, हिक्स को पढ़ते हैं, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों को पढ़ते हैं। तो याद करिए, जब हम लोग कल्याणकारी अर्थशास्त्र पढ़ रहे थे तो यहाँ पे बहुत सविस्तार से सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था और हमने पढ़ाया था और हमने बताया था कि जो W होता है वो फंक्शन ऑफ U1 U2 U3 डॉट डॉट UN तक होता है। यही तो सामाजिक कल्याण फलन दिया गया था ना सैमुअल्सन के द्वारा। ठीक है, ठीक है। तो W क्या होता है? W का मतलब क्या है? सामाजिक कल्याण। और U क्या होता है? U जो है वो उपयोगिता का स्तर होता है। U क्या होता है? उपयोगिता का स्तर होता है। सो ऑप्शन नंबर डी। अगला कि अस्थाई आय परिकल्पना के अनुसार अस्थाई आय परिकल्पना की अवधारणा किसने दिया? अस्थाई आय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया या ये सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, अस्थाई आय परिकल्पना का प्रतिपादन अर्थात अस्थाई आय परिकल्पना की अवधारणा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई थी? आपको बेसिकली ये बताना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे क्या ठीक है? चलिए थोड़ा बताइए। ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? फ्रीडमैन, मिल्टन फ्रीडमैन। अब बताइए सापेक्ष आय परिकल्पना किसने दिया था? ये भी कमेंट करके बताइए। सापेक्ष आय परिकल्पना किसने दिया था? ये भी कमेंट करके आप बताइए। अस्थाई आय परिकल्पना तो आपने देख लिया कि फ्रीडमैन साहब ने दिया था। सापेक्ष आय परिकल्पना किसने दिया था? कमेंट करके बताइए। तो ये अस्थाई आय परिकल्पना की बात कर रहा है, तो ये मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था। और अस्थाई आय परिकल्पना के अंतर्गत फ्रीडमैन ने ये कहा था कि अस्थाई आय उपभोग पर खर्च किए जाने वाली मुख्य आय होती है। ठीक है, अस्थाई आय उपभोग पर खर्च होने वाली मुख्य आय होती है। मुख्य आय होती है जो संपत्ति की मात्रा पर प्रभाव नहीं डालती है। जो संपत्ति की मात्रा पर प्रभाव नहीं डालता है। प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि अल्पकालीन आय में होने वाली सभी वृद्धियां क्या हो जाती हैं? बचा ली जाती हैं। तो याद रखिएगा, अस्थाई आय परिकल्पना किसने दिया था? मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था। क्या बोला था? बोला था कि अस्थाई आय उपभोग पर खर्च होने वाली मुख्य आय होती है जो संपत्ति की मात्रा पर कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ती है। अगला प्रश्न कि ब्याज और
बाजार दर में बॉन्ड की कीमतों में गैप दे दिया गया है। थोड़ा अच्छे से करिएगा सर। देखिए आपको पता होगा कि बॉन्ड बॉन्ड और ब्याज दर में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। बॉन्ड व ब्याज दर में विपरीत संबंध होता है। क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध होता है कि नहीं होता है। जब ब्याज की दर में कमी आएगी तो बॉन्ड की कीमत में वृद्धि होगी। जब ब्याज की दर क्या हो जाएगी, ब्याज की दर कम होगी तो बॉन्ड की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, बॉन्ड की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, वही दूसरी तरफ अगर जो ब्याज दर ऊंचा होगा, ब्याज दर ऊंचा हो जाएगा तो बॉन्ड की दर क्या हो जाएगी, नीची हो जाएगी। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ब्याज की बाजार दर में कमी अगर जो होगी तो बॉन्ड की कीमतों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, एक सेकेंड रुक जाइएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न ये रहा। आराम से ध्यान से और प्यार से इस प्रश्न को करिए। और प्रश्न कभी भी आपके सामने आ रहा है तो प्रश्न को थोड़ा प्यार से देखिए, प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये वही प्रश्न है जो आपको ज़िंदगी में बहुत ऊंचाई दे सकता है। आपको ज़िंदगी में वो सब कुछ दे सकता है जिसकी कल्पना आज आप कर पा रहे हैं, है ना। तो मेहनत से पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। सफलता इतनी आसान नहीं होती है लेकिन जो मेहनत करता है उसको निश्चित तौर पे सफलता मिलती है। पूरा दम लगा करके मेहनत करिए, पूरा दम लगा करके मेहनत करिए। आधे अधूरे मन से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार मेहनत कर लीजिए फिर जिंदगी पूरी आसान हो जाएगी यार, सब कुछ आसान हो जाएगा। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, कि नियो क्लासिकल विकास मॉडल के बारे में कौन सी बात ठीक है। नियो क्लासिकल विकास मॉडल की बात हो रही है, नियो क्लासिकल विकास मॉडल। तो अगर जो आप नियो क्लासिकल विकास मॉडल को पढ़े होंगे तो इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि भैया ब्याज दर एवं लाभ जो होता है वो परिवर्तनशील होता है, अर्थात लोचनीय होता है। देयर इज नो डाउट। पूंजी असमांगी होती है, नहीं भैया पूंजी असमांगी नहीं होती है। पूंजी तथा श्रम प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं। पूंजी की जगह पे हम श्रम लगा सकते हैं और श्रम की जगह पे हम पूंजी लगा सकते हैं। और अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, मतलब बहुत सारे क्रेता है, बहुत सारे विक्रेता हैं, समरूप वस्तुओं का उत्पादन है, उत्पादन हो रहा है, क्रेता विक्रेता सबको बाजार का ज्ञान है। मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण हो रहा है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि सर 1 2 3 4 सॉरी 1 3 4 सही है, ठीक है। अगला कि रोस्टो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकास का अंतिम चरण है। ये तो प्रश्न बच्चों वाला है, ठीक है। तो अब रोस्टो साहब एक बहुत ही खूबसूरत अर्थशास्त्री हुए और उन्होंने कहा कि देखिए भैया विकास के आधार पे हम अर्थव्यवस्था को 5 चरणों में बांटेंगे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था द स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। रोस्टो साहब ने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम था द स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और द स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में उन्होंने कहा कि कोई भी अर्थव्यवस्था है, चाहे भारत है, चाहे चीन है, चाहे अमेरिका है, कोई भी अर्थव्यवस्था है तो ये 5 चरणों से होकर के गुजरेंगी ही गुजरेंगी। पहला चरण होगा परंपरागत समाज, अर्थात यहाँ पे अर्थव्यवस्था जो होगा वो बिल्कुल मंदी की स्थिति में होगा। मांग व पूर्ति कोई भी क्रियाशील न मांग होगा न पूर्ति होगा, बहुत कम होगा। तो पहला परंपरागत समाज। दूसरा आत्मस्फूर्ति के पूर्व की अवस्था, अब थोड़ा बहुत आर्थिक क्रिया शुरू होगी। तीसरा आत्मस्फूर्ति की अवस्था, मांग व पूर्ति अब क्रियाशील हो रही है। चौथा परिपक्वता की ओर अग्रसर। और पांचवा अत्यधिक उपभोग अर्थात समृद्धि की स्थिति। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि बृहद स्तर पर उच्च उपभोग का युग, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला कि व्यापार की शर्त जिसकी गणना निर्यातों के मूल्यों को आयातों की कीमतों के सूचकांक से विभाजित कर किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। हाँ, क्या उत्तर आएगा भाई। ठीक है, अगला प्रश्न।
देखिए, आपको कोई भी रिक्वेस्ट करना है, कुछ भी है, कोई भी आपकी समस्या है, किसी भी स्टूडेंट की कोई भी समस्या है, अगर जो उसको लगता है कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या वो इतना फीस नहीं सबमिट कर सकता है, तो देखिए भैया, फीस तो ऑलरेडी आप लोगों की बहुत कम है, क्योंकि कम से कम मैं पूरी इकोनॉमिक्स में आप लोगों को 200 के आसपास क्लास देता हूँ। ठीक है, इससे नीचे इकोनॉमिक्स ख़त्म नहीं होता है। आपको कंप्लीट नोट्स 500 पेज का नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, टेस्ट सीरीज देता हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करेंट, सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन फिर भी किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत फीस कंसेशन हो जाएगा। बाकी आप लोगों को भी पता होगा, एजुकेशन पे भी जीएसटी लगता है, सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सोच के फ़ोन मत करिएगा कि हम फ्री ऑफ कास्ट एडमिशन ले लेंगे, क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट में कर नहीं पाऊँगा, है ना। बाकी आप बात करेंगे, अपनी मजबूरी बताएंगे, तो जैसी आपकी स्थिति होगी उसमें मैं भरपूर आपकी हेल्प करूँगा। आप निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। अननेसेसरी का बात मत करिए, अननेसेसरी रूप से बात मत करिए। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। आय व्यापार शर्त किसने दिया था भैया? डोरेंस ने दिया था। आय व्यापार शर्त किसने दिया था? डोरेंस ने दिया था। आय व्यापार शर्त किसने दिया था? डोरेंस ने दिया था। और इनके अनुसार आय व्यापार शर्त इज इक्वल टू क्या होगा? तो इसकी गणना करने के लिए उन्होंने निर्यातों का मूल्य और आयातकों की कीमतों से, निर्यात का मूल्य अपान आयात का मूल्य, इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर, भाग दे दिया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा कि व्यापार की शर्त जिसकी गणना निर्यातों के मूल्य को आयातों की कीमतों के सूचकांक से विभाजित कर की जाती है, उसे आय व्यापार शर्त बोलते हैं। और आय व्यापार शर्त डोरेंस ने दिया था। सकल अदल बदल व्यापार शर्त किसने दिया था? सभी लोग कमेंट करके बताइए। सकल अदल बदल व्यापार शर्त की अवधारणा किसने दिया था? सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए, और जो लोग भी एप्लीकेशन से कोर्स परचेज कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे जरूर सेंड कर दीजिएगा। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? ये भी बच्चों वाला प्रश्न है कि विदेशी व्यापार गुणक का मान अधिक होता है कब? विदेशी व्यापार गुणक क्या होता है? तो विदेशी व्यापार गुणक हमें ये बताता है कि जब अर्थव्यवस्था में निर्यात में वृद्धि होगा। विदेशी व्यापार गुणक क्या बताता है? कि जब अर्थव्यवस्था में निर्यात में वृद्धि होगा। तो जब निर्यात वृद्धि होगा तो इस जितनी तेजी से निर्यात बढ़ेगा, इसका कई गुना वृद्धि राष्ट्रीय आय में होगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय में होगा। ठीक है, कितने गुना वृद्धि? के गुना वृद्धि। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक हो जाएगा कि निर्यातों में वृद्धि होती है। तो विदेशी व्यापार गुणक का मान अधिक होगा कब? अधिक होगा जब निर्यात में वृद्धि होगी। और विदेशी व्यापार गुणक क्या बताता है कि जब निर्यातों में वृद्धि होगी तो इससे जितनी तेजी से निर्यात बढ़ रहा है उसके कई गुना तेजी से वृद्धि राष्ट्रीय आय में होगी। सो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। ठीक है, और कुछ जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, ए कैसे होगा भैया? अगर जो ऐसे भी देखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/MPS, 1/MPS प्लस MPM, यही तो होता है ना। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि घाटे की वित्त व्यवस्था का सीधा प्रभाव पड़ता है। अभी एप्लीकेशन पे कल या परसों ही हम लोग परसों पढ़ रहे थे सर। घाटे की वित्त व्यवस्था, जिसे हीनार्थ प्रबंध भी कहा जाता है। घाटे की वित्त व्यवस्था को और क्या कहा जाता है? हीनार्थ प्रबंध। घाटे की वित्त व्यवस्था को क्या कहा जाता है? हीनार्थ प्रबंध। और घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब ये होता है कि जो सरकार की जो आय होती है ना, सरकार उससे ज़्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय करता है। अर्थात सरकार अर्थव्यवस्था में अपनी आय से ज़्यादा व्यय करता है। तो जब सरकार अर्थव्यवस्था में अपनी आय से ज़्यादा मुद्रा का व्यय करता है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। अर्थव्यवस्था में क्या होगा? मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। अब बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा कि सर जी कैसे बढ़ेगी। तो जैसे मान लीजिए कि सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था में डाला, तो 50,000 करोड़ अर्थव्यवस्था में डाला तो किसी एक व्यक्ति के पास तो जाएगा नहीं,
इन केस अगर जो एक एक व्यक्ति के पास भी चला जाएगा तो व्यक्ति जेब में लेके थोड़ी घूमेगा इतना पैसा, वो कुछ निवेश करेगा तो कुछ पैसा किसानों के पास जाएगा, कुछ परिवहन के पास जाएगा, कुछ जहाँ से टेक्नोलॉजी खरीदेगा उसके पास जाएगा, तो धीरे धीरे ये पैसा पूरी अर्थव्यवस्था में स्वतः ही प्रसारित हो जाएगा। तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी तो लोग क्या करेंगे, वस्तुओं की मांग को बढ़ा देंगे। लेकिन मांग बढ़ाना तो बहुत आसान है, क्या उत्पादन सभी लोग बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते हैं। तो मांग तो आपकी, जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो आपकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, और मांग के अनुसार अगर जो उत्पादन नहीं बढ़ता है अर्थात पूर्ति नहीं बढ़ती है तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है, और जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि महंगाई आ गई है, और महंगाई को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति। महंगाई को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। सी क्यों बोल रहे हैं भाई, सी क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, सी क्यों बोल रहे हैं इतने सारे लोग? ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि ये कीमतों को ऊपर की ओर ढकेलती है, अर्थात इससे महंगाई आता है। ठीक है, अगला कि केंद्र सरकार के राजस्व खाते में गैर योजनागत व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है? सरकार का गैर योजनागत, ये तो बच्चों वाला प्रश्न है यार, ब्याज अदायगी। सरकार जो है तो जब बजट का निर्माण करता है तो उसमें वो ये नहीं बताता है, योजना नहीं बनाता है कि भैया देखिए हम इस साल इतना ब्याज देने जा रहे हैं, हमने ऋण लिया है इसका इतना ब्याज। देखिए ब्याज हो गया, युद्ध पर होने वाला जो व्यय हो गया, ये सरकार के योजनागत व्यय के अंतर्गत नहीं आते हैं, इजी सी बात है। अगला कि हेक्सर-ओहलिन की वैधता, हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत की वैधता को चुनौती वाले तथ्य को जाना जाता है। अभी कुछ देर पहले बताया कि हेक्सर-ओहलिन ने कहा कि दो देश आपस में साधन संपन्नता में भिन्नता के कारण व्यापार करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, दो देश साधन संपन्नता में भिन्नता के कारण एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। जैसे एक तरफ मान लीजिए अगर जो भारत है और दूसरे तरफ अमेरिका है, तो भारत के पास भी उत्पादन के साधन है और अमेरिका के पास भी उत्पादन के साधन है। चूंकि कहते हैं कि उत्पादन के साधन दो ही ठो हैं, कौन कौन सा, एक श्रम है और एक पूंजी है, एक श्रम है और एक पूंजी है। चूंकि श्रम, भारत एक विकासशील देश है इसलिए भारत में श्रम ज्यादा होगा और पूंजी कम होगा, और वहीं अमेरिका एक पूंजीवादी देश है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे श्रम कम होगा और पूंजी ज्यादा होगा। तो हेक्सर-ओहलिन का कहना यह था कि देखिए भैया भारत के पास श्रम ज्यादा है तो भारत को श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके अमेरिका को निर्यात करना चाहिए, और अमेरिका के पास पूंजी ज्यादा है तो अमेरिका को पूंजी प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके भारत को निर्यात करना चाहिए। लेकिन जब लियोनतिफ साहब आते हैं ना तो इसका परीक्षण करते हैं, तो लियोनतिफ साहब आते हैं तो अमेरिका का जब परीक्षण करते हैं तो वो ये देखते हैं कि अमेरिका पूंजीवादी देश है लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके इसका निर्यात कर रहा है और पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात कर रहा है। इसे ही लियोनतिफ पैराडॉक्स या विरोधाभास कहा जाता है। अगला प्रश्न कि भुगतान संतुलन को सही कम करने का सही व्यय स्वचन नीति कौन सा है? भुगतान संतुलन के घाटे। चलिए क्या उत्तर होगा भाई, क्या उत्तर आ रहा? चलिए ठीक कि भुगतान संतुलन के घाटे। तो भुगतान संतुलन में घाटा कब होता है? भुगतान संतुलन में घाटा तब होता है जब हमारा निर्यात कम होता है, जब हम अपने देश में निर्मित वस्तुओं को दूसरे देश में कम बेचते हैं और आयात ज्यादा होता है, अर्थात दूसरे देश में निर्मित वस्तुएं जब हमारे देश में ज्यादा आकर के बिकती हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, भुगतान घाटे की स्थिति विद्यमान होगी। क्योंकि निर्यात करेंगे हम तो इससे हमें कम मुद्रा की, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, लेकिन आयात ज्यादा करेंगे तो हमें ज्यादा विदेशी मुद्रा का त्याग करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति को सुधारने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि हमें निर्यात को बढ़ाना होगा, हमें निर्यात को बढ़ाना होगा और हमें आयात को घटाना होगा, हमें निर्यात को बढ़ाना होगा और आयात को घटाना होगा। तो जब हम अवमूल्यन करते हैं ना
तो मुद्रा का बाह्य मूल्य कम हो जाता है, और जब मुद्रा का बाह्य मूल्य कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो निर्यात होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं। निर्यात क्या हो जाता है, निर्यात जो होता है वो सस्ता हो जाता है, और आयात क्या हो जाता है, आयात महंगा हो जाता है। आयात क्या हो जाता है, आयात क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में हमारा निर्यात बढ़ेगा और आयात कम होगा, तो हम अवमूल्यन करेंगे। तो अवमूल्यन क्या होता है कि देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य जानबूझ करके कम कर दिया जाता है ताकि हम अपनी वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते कीमतों पर बेच सकें। ठीक है, ठीक है। लेकिन आयात क्या हो जाएगा, आपका महंगा हो जाएगा, क्योंकि आपकी मुद्रा की बाह्य वैल्यू जो है वो कम हो गई है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, कि शून्य आधार बजट की विशेषता है कि, ये भी एप्लीकेशन पे अभी मैं कुछ दिनों पहले बता रहा था कि शून्य आधारित बजट की अवधारणा किसने दिया था, पीटर पायर ने दिया था। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं कि सार्वजनिक व्यय का विवेकीकरण। तो याद रखिएगा कि पीटर ए पायर के द्वारा शून्य आधारित बजट की अवधारणा 1970 में दी गई थी। ठीक है ना। और इन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि देखिए जब आप बजट का निर्धारण करिए ना, तो पिछले साल आपने क्या किया था, किस तरीके से बजट का आवंटन हुआ था, उसको भूल जाइए। अब आप एक फ्रेश बजट का निर्माण करिए, तो इससे क्या होगा, सार्वजनिक व्यय का विवेकीकरण होगा। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना किसानों को फसल ऋण की समय पर अदायगी करने पर ब्याज में छूट देती है? चलिए भाई बताइए, ये अच्छा सा प्रश्न है। चलिए ठीक है, एक योजना बनाई गई, क्या उत्तर आ रहा है भाई? एक योजना बनाई गई जिस योजना का नाम था क्या, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2007 में हुई थी, अर्थात 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यह एक ऐसी योजना है कि यदि किसान ऋण लिया है और ऋण को तय सीमा के अंदर वापस कर दे रहा है तो सरकार उसको ब्याज पर छूट देगी, सरकार उसे ब्याज पर छूट देगी। तो ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है जिसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जिसकी शुरुआत 2007 में हुई थी, और इस योजना को चलाने का सरकार का उद्देश्य ये था कि जब किसान अपनी फसल को बोने के लिए ऋण लेता है तो एक निश्चित समय के लिए लेता है, तो अगर उस निश्चित समय से पहले किसान ऋण की अदायगी कर देता है तो उसे ब्याज पर छूट दिया जाएगा। सो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अगला, कि विजय केलकर समिति 2012 का संबंध किससे था? विजय केलकर समिति, बच्चों वाला प्रश्न है भाई। विजय केलकर समिति, तो विजय केलकर समिति जो है वो राजकोषीय सुधार से संबंधित है। ठीक है, कब ये अच्छा 2012 दिया तो है, ये राजकोषीय सुधार से संबंधित है। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन अंतरण भुगतान का मद नहीं है? अंतरण भुगतान का मद कौन सा नहीं है भाई? अंतरण भुगतान का कौन सा मद नहीं है? अंतरण भुगतान क्या होता है? अंतरण भुगतान ऐसे भुगतान होते हैं जिसके एवज में सरकार कोई सेवा प्राप्त नहीं करता है। जैसे पेंशन हो गया, तो पेंशन एक अंतरण भुगतान है, छात्रवृत्ति एक अंतरण भुगतान है, सब्सिडी और अनुदान एक अंतरण भुगतान है, उपहार एक अंतरण भुगतान है। जैसे मान लीजिए कि एक कर्मचारी है, वो सेवानिवृत्त हो गया लेकिन फिर भी सरकार उसको पेंशन दे रही है, लेकिन वो घर पे बैठा हुआ है फिर भी सरकार उसे पेंशन दे रही है, तो लेकिन वो सरकार के लिए कोई उस समय प्रत्यक्ष रूप से काम नहीं कर रहा है। जैसे छात्रवृत्ति हो गई, तो सरकार छात्रों को छात्रवृत्ति देता है, लेकिन छात्र सरकार के लिए काम थोड़ी उस समय कोई करता है कि छात्रवृत्ति सरकार ने हमें दिया है तो हम सरकार के लिए काम कर दें। या सरकार अनुदान देती है, उपहार देती है, तो भी क्या होता है कि आप सरकार के लिए कोई काम नहीं करते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं लाभांश, सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। अगला,
जो कर किसी वस्तु विशेष के गुणों, भार, आकार या मात्रा पर आधारित होता है उसे क्या बोलते हैं। अच्छा सा प्रश्न है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा कि यदि किसी वस्तु के भार के आधार पे, आकार के आधार पे या मात्रा के आधार पे टैक्स लगाया जा रहा है तो उसे विशिष्ट कर कहा जाएगा। जैसे पनीर पर कर, ठीक है, पनीर पर कर। तो अगर जो पनीर पर टैक्स लगाया जाएगा तो ये देखा जाएगा कि प्रति केजी पनीर पे क्या रुपये टैक्स लग रहा है या हाफ केजी पनीर पे कितना टैक्स लग रहा है। तो यदि किसी वस्तु की के भार के आधार पे, उस वस्तु के आकार के आधार पे या उस वस्तु की क्वांटिटी अर्थात मात्रा के आधार पे टैक्स लगाया जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, विशिष्ट कर बोलेंगे, जैसे पनीर पर कर। अगला कि राज्य द्वारा दी गई सेवाओं के लिए किए गए भुगतान को क्या बोलते हैं। राज्य सरकार जो सेवा देती है उसके बदले आप भुगतान करते हैं उसे क्या बोलते हैं भाई। चलिए, राज्य आपको सेवा देता है ना, राज्य सरकार आपको शिक्षा देता है ना, सरकारी स्कूल है ना, तो सरकारी स्कूल में क्या लगता है, फीस लगता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग फीस बोलेंगे। तो राज्य द्वारा दी गई सेवाएं, जैसे राज्य सरकार क्या कर रही है, लोगों को शिक्षा दे रही है, प्राइमरी विद्यालय है आप देख रहे हैं, तो लोगों को शिक्षा दिया जा रहा है और उसके एवज में क्या होता है, सरकार फीस प्राप्त करती है। तो जो अगर जो आप सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे, सरकारी स्कूल में अगर जो आप पढ़े होंगे तो आप फीस दिए होंगे, ठीक है, सरकारी स्कूल में आप पढ़े होंगे तो आप फीस दिए होंगे। आप अगर जो हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे पर्ची कटती है, तो कहा जाता है ना कि फीस कै रुपये है, तो 1 रुपया फीस है, ठीक है। आप डीएल ड्राइवरी लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो वहाँ पे भी फीस देते हैं, ठीक है। तो राज्य सरकार द्वारा दी गई सेवाओं के लिए किए गए भुगतान को हम क्या बोलते हैं, फीस बोलते हैं। अगला है कि आयात शुल्क पर कराघात किस पे होगा। जैसे मान लीजिए आयात का मतलब क्या होता है कि वस्तु दूसरे देश में बन रहा है लेकिन आपके देश में आके बिक रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि चीन से भारत में कोई वस्तु आ रही है, चीन से एक खिलौना आ रहा है, चीन से मान लीजिए कि भारत में एक खिलौना आ रहा है, चीन से भारत में एक मान लीजिए खिलौना आ रहा है और चीन इसे भारत को 10 रुपये में बेच रहा है। लेकिन जब ये खिलौना भारत के सीमा के अंदर आता है तो भारत सरकार इस पर कर लगा देती है अर्थात टैक्स लगा देती है और भारत सरकार कहती है कि 5 रुपया हम इस पर कर लगाएंगे। तो अब इस वस्तु की कीमत बाजार में कै रुपए की हो जाएगी, 15 रुपए की हो जाएगी। तो 15 रुपए की हो जाएगी अर्थात जो खरीदेगा वही कर को वहन करेगा। सो इजी सी बात है, जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। अगला है कि किसी वस्तु को कभी कभी घरेलू बाजार की तुलना में विदेशी बाजार में कम कीमत पर बेचना कहलाता है। किसी वस्तु को कभी कभी घरेलू बाजार की तुलना में विदेशी बाजार में कम कीमत पर बेचना क्या कहलाता है। अब देखिए डंपिंग आप पढ़े हैं कि भैया डंपिंग का मतलब यही होता है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं को महंगा बेचेंगे लेकिन इसी वस्तु को ले जाकर के दूसरी अर्थव्यवस्था में हम सस्ता बेचेंगे, ठीक है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं विरल डंपिंग, सब बोल रहे हैं, सब विरल डंपिंग बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी विरल डंपिंग बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये विरल डंपिंग होता है, तो किसी वस्तु को कभी कभी घरेलू अर्थव्यवस्था की तुलना में विदेशी बाजार में कम कीमत पर बेचना कहलाता है विरल डंपिंग। अगला कोई भी प्रश्न नहीं है, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा सेशन लगा। और साथ ही साथ दोस्तों हमारी जो इकोनॉमिक्स की, कहीं भी जाइएगा नहीं, जो हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास होती है वो आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में कराए जा रहे हैं ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आप इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी एक क्रम से नहीं पढ़ते हैं ना, तब तक ऑलवेज आप कंफ्यूजन की स्थिति में विद्यमान रहते हैं। तो आपको सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, अलग अलग बैच हैं,
इसकी लाइव क्लासेस होती हैं। अगर जो आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। कंप्लीट आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। मेरी खुद की हैंडराइटिंग का मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ सिंपल सटीक साधारण भाषा में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन होता है कि सर नोट्स समझ में नहीं आते हैं, तो मैं बिल्कुल सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको मैं टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूँ कि आप टेस्ट भी दीजिए, देखिए कि गलती कहाँ हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान परीक्षा में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। सपोज करिए कि अगर जो कोई नई वैकेंसी आती है उसके लिए भी पढ़ना चाहेंगे तो ऑटोमेटिक आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा, अलग से आपको फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन ओपन है। एडमिशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और डायरेक्ट वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे तो आप मुझे किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में टीजीटी, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बिहार में आपको टीआरई 4.0 के लिए बैच मिल जाएगा, आपको बिहार में स्टेट और बेट के लिए बैच मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में वर्ग 1 के लिए बैच मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में सेट के लिए बैच, ये सारे अलग अलग बैच हैं। उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए आपको बैच मिलेगा, उत्तराखंड का एलटी का बैच आपको मिल जाएगा, आपको यूजीसी नेट का बैच मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ सेट का बैच मिल जाएगा, झारखंड में टीजीटी, झारखंड में पीजीटी, DSSS भी अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर के बैच मिल जाएंगे। आपको केबीएस एनबीएस के भी बैच मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बहुत मजा आया होगा आज के क्लास में आपको, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़िए, आगे बढ़िए। नमस्कार, धन्यवाद।